नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है, अध्ययन है, उस अध्ययन को लगातार करते रहे होंगे। मेरे दोस्तों, जब तक कि आपकी एग्ज़ाम ना लग जाए, जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक आपको बिल्कुल ये पढ़ाई छोड़नी नहीं है। हमारे पिछली वीडियो में जो है लोक देवता और लोक देवियों का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका था और आज जो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं वो आपको हम बताएंगे जनजातियां, राजस्थान की जो जनजातियां हैं उन जनजातियों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज जनजातियों की जब हम बात करेंगे, जनजातियां, तो जनजातियों में आपको एक चीज ध्यान रखनी है। सीधे सीधे आपसे काफी बार पूछ लेता है कि सर्वाधिक जो जनजाति है वो सर्वाधिक जनजाति कहां पर निवास करती है, यानी दक्षिण राजस्थान में उदयपुर में निवास करती है। अच्छा, जब सर्वाधिक की पूछेगा, सबसे अधिक की पूछेगा तो सबसे कम की भी पूछेगा, तो सबसे कम की पूछेगा तो सबसे कम राजस्थान में कहां निवास करती है, आप जानते हो बीकानेर में करती है। दूसरा, यहां पर दो चीजें और ध्यान रखनी है। यहां पर प्रतिशत में जब बात होगी तो सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति कहां पर निवास करती है, तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों बांसवाड़ा में, और सर्वाधिक सबसे कम यानी न्यूनतम प्रतिशत जनजाति कहां पर निवास करती है, तब आपको ध्यान रखना है नागौर में। ये तो सीधा सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगी सर्वाधिक जनजाति, सीधा सीधा आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा मेरे दोस्तों कि सर्वाधिक जनजाति कहां पर निवास करती है, सर्वाधिक जनजाति कहां निवास करती है, तो सर्वाधिक करती है दक्षिण राजस्थान, और दक्षिण राजस्थान में भी कहां पर, उदयपुर। और उदयपुर के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये चीज़ आपको भली भांति पता होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि उदयपुर जो है ये उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में आता है। किस में आता है? मेवाड़ क्षेत्र में। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि सबसे कम जनजाति कहां पर निवास करती है, तो सबसे कम जनजाति जो है बीकानेर में निवास करती है, बीकानेर में सबसे कम मेरे दोस्तों कहां पर निवास करती है, बीकानेर में। अच्छा, अब आपसे पूछेगा प्रतिशत सर्वाधिक जनजाति कहां पर निवास करती है, प्रतिशत, या फिर आप ऐसे लिख दो प्रतिशत सर्वाधिक जनजाति कहां पर निवास करती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रतिशत सर्वाधिक जो जनजाति है वो जनजाति निवास करती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। यदि हम प्रतिशत निकालें जनजातियों के हिसाब से तो वो जनजातियों के हिसाब से प्रतिशत क्या होगा, बांसवाड़ा होगा। अच्छा, सबसे कम जनजाति, ये सबसे कम जनजाति जो है वो नागौर में निवास करती है, नागौर में। देखो, सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति जो निवास करती है वो सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति निवास करती है कहां पर, बांसवाड़ा, और सबसे कम प्रतिशत जो जनजाति निवास करती है वो कहां पर करती है, नागौर में। जबकि आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि सर्वाधिक जनजाति कहां निवास करती है, वो दक्षिण राजस्थान में, और सबसे कम जो जनजाति निवास करती है वो कहां पर करती है, बीकानेर में। एक आपको ध्यान रखना है, जब उदयपुर की बात आएगी तो उदयपुर में आपको ध्यान रखना है कि माणिक्यलाल आदिम शोध संस्थान, ध्यान रखना है। एक यहां पर आपको ध्यान रखना है कि माणिक्यलाल आदिम शोध संस्थान, ये है कहां पर मेरे दोस्तों, उदयपुर में। माणिक्यलाल आदिम शोध संस्थान है उदयपुर में, और यहां पर एक नृत्य होता है, नृत्य प्रसिद्ध है इस संस्थान में। इस संस्थान में एक नृत्य प्रसिद्ध है जिसका नाम है हेमेलो नृत्य, हेमेलो नृत्य। ये हेमेलो नृत्य यहां पर प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ध्यान रखिएगा,
सीधा सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक जनजाति मेरे दोस्तों दक्षिण भारत उदयपुर में, सबसे कम कहां पर है? बीकानेर में। प्रतिशत सर्वाधिक जनजाति जो निवास करती है वो प्रतिशत सर्वाधिक कहां पर करती है? बांसवाड़ा। सबसे कम जनजाति जो निवास करती है वो कहां करती है? नागौर में। और अच्छा, माणिक्यलाल आदिम शोध संस्थान, आदिम यानी प्राचीन जो शोध संस्थान है वो कहां पर है? उदयपुर में। और उदयपुर में एक नृत्य प्रसिद्ध है यहाँ पर, कौन सा नृत्य है? हेमेलो नृत्य। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, अब अगर हम बात करें तो कौन कौन सी जनजाति पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखें। अब कौन कौन सी जनजाति हम पढ़ेंगे राजस्थान की, तो ध्यान रखिएगा। एक पढ़ेंगे मीणा, फिर पढ़ेंगे भील, फिर पढ़ेंगे गरासिया, फिर पढ़ेंगे सहरिया, फिर पढ़ेंगे कथोड़ी, फिर सांसी, मीणा, भील, गरासिया, कथोड़ी, सांसी, कंजर, ये सारी जनजातियां हम आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये सारी जनजातियां हम पढ़ेंगे। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक जनजाति है जिसका नाम है डामोर। आपको मिलेगा क्या? डामोर। देखिए, अच्छा, अब सीधे सीधे आपसे पूछ लेता है कि मीणा सर्वाधिक कहां पर निवास करते हैं। आपसे पूछ लेता है कि भील सर्वाधिक कहां पर निवास करते हैं। तो मीणा सर्वाधिक जो निवास करते हैं कहां पर करते हैं? उदयपुर में। भील सर्वाधिक जयपुर में। इनका तो क्या हो जाएगा? जयपुर। भील सर्वाधिक कहां पर है मेरे दोस्तों? उदयपुर। देखो, मीणाओं की बात करें तो मीणा कहां पर है? जयपुर में। और सर्वाधिक भील जो है कहां पर है? उदयपुर में। गरासिया मेरे दोस्तों सिरोही में। सहरिया शहर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। बाहर का मतलब बारां में। कथौड़ी ये भी कहां पर रहती है? उदयपुर में। इधर सांसी ये मेरे दोस्तों मिलेगी भरतपुर में। कंजर कैसे कोटा। और डैसे डामोर और डैसे डूंगरपुर। ध्यान रखना। तो ये यहां पर इस प्रकार से मिलती है मेरे दोस्तों। देखो, मीणा सर्वाधिक कहां पर मिलते हैं? जयपुर में। भील उदयपुर में, गरासियां सिरोही, सहरिया बारां, कथौड़ी उदयपुर, सांसी भरतपुर, कंजर कोटा, डामोर डूंगरपुर। कैसे कंजर, कैसे कोटा, डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर। और डूंगरपुर वाले क्षेत्र को कहते हैं बागड़ क्षेत्र। बागड़ क्षेत्र, ध्यान रखना दोस्तों। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, यहां पर हम पढ़ेंगे कैसे। 1 2 3 4 ये सारी की सारी क्या है? बड़ी जनजाति है। तो एक बड़ी लेंगे, एक छोटी लेंगे, फिर एक बड़ी, फिर एक छोटी, फिर एक बड़ी, एक छोटी, फिर एक बड़ी, फिर एक छोटी। ऐसे एक दिन में हम 2 जनजातियों को क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए, अब हम बात करेंगे मीणा जनजाति की। अब बात करेंगे मीणा। मीणा सर्वाधिक है कहां पर? जयपुर में। सबसे पहले मेरे दोस्तों ध्यान रखना कि मीणा का जो शाब्दिक अर्थ निकलेगा वो है मीन। और मीन जो किसका पर्यायवाची है? मछली का। मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? मीन। और मीन पर्यायवाची किसका है? मछली का। और ध्यान रखना, मीणा की जो उत्पत्ति है अपने आप की जो उत्पत्ति मानते हैं वो मत्स्य अवतार से मानते हैं। जबकि एक इतिहासकार थे कर्नल जेम्स टोड, ये बताते हैं कि मीणाओं की उत्पत्ति जो हुई
वो काली खो की पहाड़ियों से हुई। तो ध्यान रखना, पहली लाइन आप लिख सकते हो कि मीणा का शाब्दिक अर्थ मीन, और मीन का पर्यायवाची क्या होता है? मछली से है। ठीक है ना। दूसरा ध्यान रखना, ये अपनी उत्पत्ति मत्स्यावतार से मानते हैं, मत्स्यावतार से मानते हैं। दूसरा मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कर्नल जेम्स टोड मीणाओं की उत्पत्ति, कर्नल जेम्स टोड ने, ऐसे लिखना, कर्नल जेम्स टोड ने मीणाओं की उत्पत्ति काली खो की पहाड़ी जयपुर से बताई। मीणाओं की उत्पत्ति कहां से बताई थी मेरे दोस्तों? सबसे पहले ध्यान रखना, मीणाओं का जो शाब्दिक अर्थ है वो मीन से है, और मीन की जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि मीन जो है मछली का पर्यायवाची है। दूसरा, ये अपनी उत्पत्ति मत्स्य अवतार से मानते हैं। भगवान विष्णु के द्वारा जो लिया गया प्रथम मत्स्य अवतार है, उस मत्स्य अवतार से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। जबकि इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड जो है, वो कर्नल जेम्स टोड मेरे दोस्तों इनकी उत्पत्ति काली खो की पहाड़ी से बताते हैं। अच्छा, यह जनजाति सर्वाधिक कहां पर निवास करती है? यह सर्वाधिक जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर में भी, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा में सर्वाधिक क्या करती है मेरे दोस्तों? निवास करती है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि मीणा जो है, मीणाओं का जो राज तिलक है, अच्छा मीणा जो है ये कछवा वंश के शासकों का क्या करते थे? राज तिलक करते थे। क्यों करते थे गुरुजी? कारण क्या था? क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब दुर्ग पढ़ाया मैंने आमेर, तो उसमें आप देख लेना वीडियो में दोबारा से कि यहां पर मेरे दोस्तों पहले सुसावत मीणाओं का शासन हुआ करता था। किसका शासन हुआ करता था? सुसावत मीणाओं का। और सुसावत मीणाओं की अगर मैं बात करूं तो मेरे ध्यान रखना दोस्तों कि सुसावत मीणा जो है उनको कोकिल देव ने हराया, और कोकिल देव ने हराकर इस दुर्ग को अपने अधीन कर लिया, आमेर को अपनी राजधानी बना लिया। और तब से ही मीणा जाति के जो मुखिया होते हैं, वो मुखिया जो प्रधान है, वो प्रधान कछवा वंश के शासकों का क्या करते हैं? राज तिलक करते हैं। तो एक लाइन आप लिख सकते हो कि कछवा वंश के शासकों का राज तिलक मीणाओं के द्वारा किया जाता है। तो जल्दी से मेरे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि मीणाओं के लिए एक मुनि थे जिनका नाम था मुनि मगन सागर। मीणाओं के लिए एक मुनि थे जिनका नाम था मगन सागर, ठीक है ना। उन्होंने मीणा पुराण लिखा।
मीणा पुराण किसने लिखा था? ये लिखा था मुनि मगन सागर ने। ध्यान रखना, मुनि मगन सागर के द्वारा रचित। और दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना, मीणा पुराण जो मुनि मगन सागर के द्वारा रचित है, इसमें इतना तगड़ा शोध किया था कि मीणाओं की 5200 गोत्र और 24 खाप बताई गई है। 24 खापों का उल्लेख मिलता है। यानी 5200 गोत्र है और 5200 गोत्रों के साथ साथ 24 खापों का क्या मिलता है मेरे दोस्तों? उल्लेख मिलता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, मीणाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। मीणाओं को 2 वर्गों में। अच्छा, 2 वर्ग है कौन कौन से? देखिएगा दोस्तों, पहला जो वर्ग है वो पहला वर्ग तो कहलाता है चौकीदार मीणा, और दूसरा जो है वो कहलाता है जमींदार मीणा। पहला जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो है चौकीदार, जबकि दूसरा जो है वो जमींदार कहलाता है। देखो, चौकीदार जो है ये चौकीदारी किया करते थे। ध्यान रखना, ये क्या करते थे? राजा महाराजाओं के यहाँ चौकीदारी किया करते थे। जबकि हम बात करेंगे जमींदार की, तो ध्यान रखना, ये खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। दूसरा दोस्तों ध्यान रखना, ये जो राजाओं के यहां चौकीदारी किया करते थे, इन्हें कहा जाता था नयावासी मीणा। और नयावासी मीणा सर्वाधिक कहां पर है? सीकर, जयपुर। इधर अगर ध्यान रखें, इन्हें कहा जाता था पुरानी वासी मीणा। और पुरानी वासी मीणा की अगर बात करें तो ये सवाई माधोपुर, करौली, अलवर वाले क्षेत्र में रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मीणा का जो है मीणा पुराण जो है, ये मीणा पुराण मुनि मगन सागर के द्वारा रचित था। और मुनि मगन सागर ने इसमें इतना भयंकर शोध किया था दोस्तों कि इसने 5200 गोत्र मीणाओं के बता दिए। 5200 गोत्र मीणाओं के बताए और साथ में 24 खाप। इन्होंने, अब आपके यहाँ पर एक जहन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, और क्वेश्चन क्या है कि ये 24 खाप होता क्या है सर? तो 24 खाप का मतलब होता है पंचायत। क्या बोलते हैं इनको? पंचायत। 24 पंचायत जो है उनके बारे में बताया। मीणाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, एक तो हो गया चौकीदार और एक हो गया जमींदार। चौकीदार मतलब चौकीदारी किया करते थे, नौकरी, और नौकरी का मतलब जो नौकरी करते थे वो बड़े माने जाते थे। जबकि ये राजा महाराजाओं के यहाँ चौकीदारी किया करते थे और नयावासी कहलाते थे। और यहां पर अगर बात करें तो ये जमींदार जो थे, ये जमींदार खेती करके अपना जीवन यापन करते थे और पुरानी वासी मीणा कहे जाते थे। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, सुरतेवाल मीणाओं की उपजातियां। मीणाओं की उपजातियां गौर से देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मीणाओं की उपजातियां, और मीणाओं की उपजातियां कौन कौन सी है? सुरतेवाल,
भील, पहली तो हो गई सुरतेवाल, सुरतेवाल मीणा, मीणा। दूसरा हो गया मेरे दोस्तों भील मीणा। तीसरा हो गया रावत मीणा। चौथा हो गया आदि मीणा। पांचवा हो गया ढेट्या मीणा। छठा हो गया, ध्यान रखना, ढेटा के बाद आता है चौथा चमरिया, चौथा मीणा। सातवां हो गया चमरिया। आठवां हो गया पड़िहार और नौवां हो गया परिहार। ठीक है ना, चौथा चमरिया, ठीक है। और एक और हो जाता है 10वां मेर, मेर, ठीक है ना। ध्यान रखना सुरतेवाल मीणा है आपकी नहीं की, ध्यान रखना दोस्तों। भील स्त्री और मीणा पुरुष, यहां पर भील पुरुष और मीणा स्त्री, यानी इनसे उत्पन्न संतान को सुरतेवाल, इनसे उत्पन्न जो संतान है उनको भील मीणा। रावत मीणा राजपूत मीणा। आदि मीणा पुरानावासी, पुरानावासी मीणा, या कहते हैं प्राचीन, ठीक है ना। ढेट्या मीणा, ठेटा मीणा जो होते हैं ये मेरे दोस्तों कौन से मीणा होते हैं, ये होते हैं कामचोर मीणा, ठीक है ना। या फिर हम इसके बारे में कह सकते हैं कि ये निलज्ज होते हैं, निलज्ज, ठीक है। चौथा, ये चौथा जो होते हैं खेती को जीवन यापन मानते हैं। चमरिया चमड़े का कार्य करते हैं। परिहार, पड़ियार पड़े का मांस खाने वाले, मांस खाने वाले। परिहार ये भी राजपूत मीणा कहलाते हैं। और मेर, मेर जो कि लुटेरे, लूट कार्य करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ मीणाओं की उपजातियां। मीणाओं की उपजातियों में सबसे पहले आती है सुरतेवाल, दूसरी आती है भील, तीसरी आती है रावत, चौथी आती है आदि, पांचवी आती है ढेट्या, छठी आती है चौथा, सातवीं आती है चमरिया, पड़िहार, परिहार और मेर। ये सारी की सारी आती है किनके, मीणाओं की। यदि आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो परिहार और मेर को मैं इधर लिख देता हूं, ध्यान रखना। परिहार और मेर, एक तो है परिहार और एक है मेर, ठीक है ना। तो जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो मीणाओं से संबंधित कुछ शब्दावलियां। मीणाओं से संबंधित शब्दावलियां देखिए। पहला पटेल जी, दूसरा पंच पटेल जी, तीसरा
84, चौथा टापरा, पांचवा मेवासे, ठीक है ना, मेवासे। और मेवासे के बाद अगर बात करें तो ओबरी, ओबरी। और सातवां जो है वो है हुक्का पानी बंद करना। सातवां है हुक्का पानी बंद करना। देखो कैसे कैसे अगर इनके बारे में बात करें तो देखिए, ध्यान रखिएगा, एक एक चीज को मैं बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखना। पटेल जी कहा जाता है गांव के मुखिया को, गांव के मुखिया को। पंच पटेल 5 गांवों के मुखिया को। 84 गांव की पंचायत। इसके बाद टापरा, टापरा कहा जाता है घरों को। मेवासे जंगल में बने घरों को। ओबरी अनाज रखने की कोठी, की कोठी। अच्छा, फैसला नहीं मानने पर पंचायत का फैसला, पंचायत का फैसला नहीं मानने पर हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। देखिए मेरे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, पटेल जी मतलब कि इनके गांव का जो मुखिया होता है उसको कहते हैं पटेल जी। दूसरा पंच पटेल, पंच पटेल मतलब 5 गांवों का मुखिया। तीसरा 84 गांव की पंचायत होती थी। इधर टापरा, टापरा कहते हैं इनके घरों को, ठीक है ना, इनके घरों को क्या कहा जाता है, टापरा। अच्छा, मेवासे, मेवासे जंगल में बने घरों को कहा जाता है। ओबरी अनाज रखने की कोठी को कहा जाता है। और जबकि इनके जो 84 गांव की जो पंचायत होती है, उस 84 गांव की पंचायत का यदि कोई फैसला नहीं मानता है तब यहां पर क्या कर देते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हुक्का पानी बंद कर देते हैं। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, रामेश्वर घाट जो है वो सवाई माधोपुर में है। और रामेश्वर घाट जो है वहां पर 3 नदियों का संगम होता है। एक है बनास, एक है गंभीरी और दूसरी है चंबल। इन तीनों नदियों का जो संगम होता है, उन तीनों नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और त्रिवेणी संगम जो है उसे कहते हैं रामेश्वर घाट, यानी मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता है। ध्यान रखना, मीणाओं का प्रयागराज। देखिए, तीन नदियों का संगम त्रिवेणी संगम, ये है कहां पर मेरे दोस्तों, सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर में ये रामेश्वर घाट, रामेश्वर घाट। और फिर इसके बाद ध्यान रखना, मीणाओं का प्रयागराज, मीणाओं का प्रयागराज। मीणाओं का क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता है इसे। और मीणाओं का प्रयागराज क्यों कहा जाता है, क्योंकि 3 नदियों का यहां पर संगम मिलता है। 3 नदियों का संगम मिलने के कारण इसे कहते हैं मीणाओं का प्रयागराज। दूसरा ध्यान रखना, इनके जो प्रमुख देवता है, एक तो है जीण माता, जीण माता। दूसरा है मेरे दोस्तों कैला देवी। तीसरा है मेरे दोस्तों
हनुमान जी, चौथा है भूरिया बाबा, ठीक है ना, और पांचवा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, शीतला माता, चौथ माता, शीतला माता, और छठवां है चौथ माता। अरे मेरे मुन्नाओं, ये आपको ध्यान रखना है कि 3 नदियों का संगम जो त्रिवेणी संगम होता है, बनास, गंभीरी, चंबल, उसको कहते हैं त्रिवेणी संगम। और सवाई माधोपुर में ये त्रिवेणी संगम स्थित है, जिसको रामेश्वर घाट, और रामेश्वर घाट की जब बात होगी तो ध्यान रखना मीनाओं का क्या कहलाता है, प्रयागराज। इनके प्रमुख जो देवता हैं, जीण माता को पूजते हैं, प्रमुख देवी देवता, प्रमुख देवी देवता, प्रमुख देवी देवता की जब मैं बात करूंगा तो जीण माता, जीण माता का मंदिर है रेवासा, और रेवासा है कहां पर, सीकर, ठीक है ना। इधर कैला देवी, कैला देवी का है करौली, ठीक है ना। हनुमान जी सभी जगह मिल जाते हैं, भगवान हनुमान के जो मंदिर हैं सर्वाधिक जगह पर मिलते हैं। भूरिया बाबा, इनका मंदिर है अरनोद, और अरनोद है कहां पर, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। कहते हैं मीणा भूरिया बाबा की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलते। यानी यहां पर एक चीज और लिख सकता हूं कि मीणा भूरिया बाबा की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। इधर ध्यान रखना, शीतला माता, शीतला माता है सील की डूंगरी, सील की डूंगरी, और सील की डूंगरी है कहां पर, चाकसू में। चौथ माता, ये चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, और है कहां पर, ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, पहले तो त्रिवेणी संगम को रामेश्वर घाट, रामेश्वर घाट मीणाओं का प्रयागराज कहलाता है। फिर इसके बाद जीण माता को ये पूजते हैं, ध्यान रखना, जीण माता को ये पूजते हैं, जो कि कहां पर है, रेवासा सीकर में इसका मंदिर स्थित है। इसके बाद कैला देवी को पूजते हैं, कैला देवी का मंदिर कहां पर है, करौली में है। इसके बाद हनुमान जी को पूजते हैं, हनुमान जी का लगभग स्थानों पर क्या मिल जाता है, मंदिर मिल जाता है। इसके बाद ध्यान रखना, भूरिया बाबा, भूरिया बाबा का कहां पर है, अरनोद, प्रतापगढ़। और कहते हैं कि मीणा भूरिया बाबा की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलते। शीतला माता की अगर मैं बात करूं तो शीतला माता का मंदिर है सील की डूंगरी, चाकसू। मैंने कल ही बताया था, इसे चेचक की देवी कहा जाता है। चेचक की देवी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको जब इन माता को जब गुस्सा आती है तो ये क्या करती है, चेचक का प्रकोप दिखाती है, और चेचक के प्रकोप को कम करने के लिए शीतला माता की क्या की जाती है, पूजा की जाती है, इन पर बासोड़ा चढ़ाया जाता है। इधर चौथ माता, ये चौथ माता जो है, ये चौथ माता चौथ के बरवाड़ा में है, और चौथ का बरवाड़ा है कहां पर, सवाई माधोपुर। जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए दोस्तों, कुछ और शब्द हैं और उन शब्दों को भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक आएगा मोरनी मांडना, मोरनी मांडना मीणाओं से संबंधित। दूसरा है गोटन, तीसरा है गेली, और चौथा है बडालिया। ये ध्यान रखने हैं, गेली, बडालिया। एक है किक्कमारी, ये भी ध्यान रखना, किक्कमारी, किक्कमारी इनका रणघोष है। देखो, एक एक चीज को समझिएगा दोस्तों। मोरनी मांडना यानी आंगन में चित्र मांडना, ठीक है ना। गोठन, लड़कियों के दल को जो मित्र होती है गेली, ये गेली होती है साथ साथ रहना, साथ रहना। बडालिया ये होता है मेरे दोस्तों विवाह स्थापित करवाने वाला, यानी बिचौंदिया, विवाह स्थापित करने वाला।
और तीसरा है किक्कमारी, यह है मीणाओं का रणघोष है। यह मीणाओं का क्या है मेरे दोस्तों? रणघोष है। पहली बात अगर मैं करूंगा तो पहली बात ध्यान रखना, मोर नहीं मारना। मोर नहीं मारने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आंगन है और आंगन जो है उस आंगन में उसको लीपते हैं मिट्टी से, और मिट्टी से लीपने के बाद जो सफ़ेद कलर की जो होती है खड़ी, उस खड़ी से उसमें कुछ चित्र बनाए जाते हैं। और बाद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाद में जो दूसरा नाम आता है वो है गोठन। गोठन मतलब लड़का या लड़की का जो ग्रुप होता है, एक दल होता है, यानी मित्र होते हैं, यानी मित्र सब लोग एक साथ जाते हैं, उसको बोलते हैं गोठन। गेली, गेली यानी साथ साथ रहना, है ना। दूसरा बांग, बड़ालिया, बड़ालिया यानी विवाह स्थापित करने वाला, यानी बिचौंदिया जिसे बोलते हैं। यानी कि बिचौंदिया क्या करता है? पुरुष वालों को भी बताता है, स्त्री वालों को भी बताता है, लड़का वालों को, लड़की वालों दोनों को बताता है, फिर उनके बीच में सामंजस्य बैठाता है, और सामंजस्य बैठाने के बाद उनके मध्य विवाह का प्रस्ताव रखता है। इसके बाद आता है किक्कमारी, यह मीणाओं का रणघोष है। किक्कमारी जो है यह मीणाओं का क्या है मेरे दोस्तों? रणघोष है। मीणाओं का रणघोष जो है वो कौन सा है? किक्कमारी। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थी। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने क्या क्या बताया था वो ध्यान रखिएगा। देखो, सर्वाधिक जो जनजाति है वो सर्वाधिक कहां निवास करती है? उदयपुर। सबसे कम बीकानेर, ठीक है ना। ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना। अच्छा, प्रतिशत सर्वाधिक पूछ ले तो प्रतिशत सर्वाधिक बांसवाड़ा, प्रतिशत सबसे कम ये नागौर, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखना, माणिक्यलाल, माणिक्यलाल आदिम शोध संस्थान, शोध संस्थान, ये मेरे दोस्तों है कहां पर? उदयपुर। और उदयपुर में ध्यान रखना, यहां पर एक नृत्य किया जाता है हेमेलो। कौन सा किया जाता है? हेमेलो। ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। आदिम शोध संस्थान यानी जनजातियों के शोध के लिए, ये जनजातियों के शोध के लिए, यानी कि जो जितनी भी पिछड़ी वर्ग की जनजाति है, उस पिछड़ी वर्ग की जनजाति को ये उच्च स्तर पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी कि आदिम शोध संस्थान, जो कि माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना। माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान कहां पर स्थापित है? उदयपुर स्थापित है। जहां पर सर्वाधिक जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है? हेमेलो नृत्य है दोस्तों। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको भलीभांति समझ में आया होगा ये वीडियो, और जल्द ही हम अगली क्लास में लेकर आएंगे नेक्स्ट जनजाति। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों धन्यवाद, नमस्कार।